तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी दिनों के बाद में एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे रक्त एवं रक्त समूह। ठीक है भाई। पहले भी मैंने आपको रक्त के बारे में तो बताया था ना। रक्त क्या होता है, रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त में रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाओं के बारे में भी बताया था। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त समूह। ठीक है ना। आपने सुना होगा भाई कि रक्त समूह किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव। ठीक है, सुनते हैं। आपका भी कोई न कोई रक्त समूह होगा, किसी का ए पॉजिटिव होगा तो किसी का बी पॉजिटिव होगा। क्या है ये, इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल बताता हूं। ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं अपन रक्त एवं रक्त समूह। तो रक्त के बारे में मैं साधारण सी बात आपको बता देता हूं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब रक्त पूरे शरीर में प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। पूरे शरीर का कनेक्शन है ये। ठीक है, एड़ी से लगाकर चोटी तक आपकी। ठीक है, पैर में चोट लगेगी तो भी खून निकलेगा, और सिर पे मारेंगे हथौड़ा तो भी चोट लगने पर रक्त बहेगा। आई बात समझ में? तो रक्त इसीलिए संयोजी ऊतक है क्योंकि पूरे शरीर के अंदर इसका कनेक्शन है, मतलब पूरे शरीर से ये जुड़ा हुआ है। शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है रक्त, इसलिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब रक्त का संगठन क्या है? रक्त में एक तो तरल पदार्थ होता है जो प्रोटीन, लिपिड्स, जल, अमीनो अम्ल, इनका मिश्रण होता है। ठीक है। इसके अलावा उस मिश्रण को अपन कहते हैं प्लाज्मा या सीरम कहते हैं। आपके कभी चोट लगी होगी, चलते चलते पैर के ठोकर लग गई होगी, ठोकर लगने पर खून बहने लग गया होगा। तो खून बहने लगा तो आपने अपना परंपरागत उपाय क्या करते हो? रेत को ऐसे ऐसे करके लगा दिया ऊपर, सीधा सा इलाज। कुछ समय बाद में आपका खून है वो रुक गया, बहते बहते रुका ना। रुकने के बाद में आपने कभी देखा होगा तो जिस स्थान से आपके खून बह रहा था वहां पर पतला पतला द्रव, पीले रंग का, हल्का पीले रंग का द्रव निकला होगा। बिल्कुल पतला पतला खून बंद हो गया। जहां से खून निकल रहा था उसी स्थान से पतला द्रव निकला होगा, जिसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम या प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार के कण या कणिकाएं पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के कण होते हैं। इन सब का अलग अलग कार्य भी है। आरबीसी का कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक करना। ठीक है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है उसमें एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है। वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है शरीर के विभिन्न अंगों तक, वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। वहां पर जो विभिन्न भागों में, अंगों में या ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उपापचयी क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वापस फेफड़ों तक लाने का कार्य करती है और फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। ये आरबीसी का कार्य। डब्ल्यूबीसी पहरेदार है। डब्ल्यूबीसी क्या है? पहरेदार। डब्ल्यूबीसी पहरेदार है।
पहरेदार का मतलब शरीर के अंदर आने वाले रोगाणुओं का भक्षण करती है, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, WBC। और तीसरा होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। जब आपके चोट लग जाती है तो जहां पर चोट लगी है उस स्थान पर WBC है, इसके अंदर खून के अंदर एक प्रकार का फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, वो उस स्थान पर जाली जैसी संरचना बना देता है और उस जाली के अंदर विभिन्न प्रकार के कण आकर फंस जाते हैं और आपका खून बहना रुक जाता है। ये WBC का कार्य है। तो इस तरीके से रुधिर में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इनका अलग अलग कार्य है। इसके अलावा रुधिर के अंदर प्रतिजन एक प्रकार के प्रोटीन्स वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खून के अंदर अगर कोई बाहरी पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके विरुद्ध भी एंटीबॉडी बनती है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर प्रतिजन होते हैं और प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों ही मौजूद होते हैं। तो इन प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को अलग अलग समूहों में बांटा है। सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की जो परिकल्पना दी या रुधिर वर्ग की खोज के अलग अलग नाम दिए, वो थे, वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उस वैज्ञानिक का नाम रुधिर वर्ग की खोज करने वाले, रुधिर वर्गों की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रुधिर वर्ग समूहीकरण किया। ABO रुधिर समूहीकरण, ठीक है। ABO रुधिर समूहीकरण के आधार पर इस कार्ल स्टीनर ने 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बनाए। A रुधिर वर्ग, B रुधिर वर्ग, AB रुधिर वर्ग और चौथा हो गया O रुधिर वर्ग। ये 4 प्रकार के रुधिर वर्गों में विभाजित किया खून को। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हो सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ये किस आधार पर इसमें डिवाइडेशन किया? जैसे पहला है A रुधिर वर्ग, ऐसा व्यक्ति जिसके खून में A प्रतिजन या एंटीजन पाया जाता है, उस रुधिर वर्ग को A रुधिर वर्ग कहते हैं। तो कुल मिला के इसने रुधिर वर्गों का समूहकरण किसके आधार पर किया? प्रतिजन के आधार पर। जिस रुधिर वर्ग में जो प्रतिजन पाया जाता है तो उसमें उस रुधिर वर्ग को वही नाम दिया, ठीक है भाई। तो इस रुधिर वर्ग में जो प्रतिजन होगा वो होगा A। B रुधिर वर्ग है तो उसमें प्रतिजन कौन सा होगा? B। अब AB रुधिर वर्ग है तो उसमें प्रतिजन होगा A और B दोनों, A व B दोनों प्रतिजन पाए जाएंगे। और O रुधिर वर्ग है तो उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी भी बनते हैं। तो प्रतिरक्षी इनमें कौन कौन से पाए जाएंगे? A रुधिर वर्ग है जिसमें A प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी हमेशा उल्टे, अगर किसी रुधिर में A प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी होगा B। तो प्रतिरक्षी हो गया प्रतिरक्षी B। अब रुधिर वर्ग B है तो उसमें प्रतिरक्षी होगा A। अब AB है रुधिर वर्ग तो उसमें प्रतिरक्षी कोई नहीं।
और अगर ओ रुधिर वर्ग है तो उसमें प्रतिरक्षी ए व बी दोनों। इस तरीके से रुधिर वर्गों की जो मतलब वर्गीकरण है वो किया। तो ये होगी रुधिर वर्गों की बात। अब देखिए इस रुधिर वर्गों में जो एबीओ रुधिर समूहीकरण है, इसके अलावा एक और प्रतिजन उपस्थित होता है जिसको कहते हैं RH कारक, जिसको कहते हैं RH कारक। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं मैं। रुधिर वर्ग आपने पढ़े होंगे कि किसी का रुधिर वर्ग ए है, बी है, ओ है या ए बी है। इसके अलावा उसके साथ में एक चिन्ह और प्रयुक्त करते हैं कि इसका रुधिर वर्ग तो ओ पॉजिटिव है, या इसका रुधिर वर्ग ए नेगेटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, या ए बी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये साथ में चल रहा है, ये क्या है? तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण को नाम दिया RH कारक। इस वर्गीकरण को नाम दिया RH कारक वर्गीकरण। सर्वप्रथम RH कारक की खोज एक बंदर था, मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। मकाका रीसस, उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। मकाका रीसस नामक बंदर में सर्वप्रथम RH कारक की खोज की। अब देखिए जिसमें RH कारक उपस्थित होगा, RH कारक भी एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रतिजन है। जिस रुधिर में RH कारक उपस्थित होगा वो रुधिर वर्ग पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। जैसे ए प्रतिजन है और RH प्रतिजन भी उपस्थित है। ए प्रतिजन और RH प्रतिजन अगर दोनों मौजूद है तो उसका रुधिर वर्ग होगा ए पॉजिटिव। अगर किसी के रुधिर में बी रुधिर वर्ग प्रतिजन है और RH कारक मौजूद नहीं है तो उसका रुधिर वर्ग होगा बी तो होगा लेकिन बी नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये किस पे डिपेंड करता है? RH कारक पर। ठीक है भाई, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब RH कारक भी मनुष्य में 5 प्रकार के RH कारक होते हैं। पहला RH D, RH कारक D। RH C स्मॉल में लिखते हैं, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। 5 प्रकार के RH कारक हैं। RH C, RH एक स्मॉल सी, फिर आता है RH D, RH कैपिटल का E और RH स्मॉल का E। ये 5 प्रकार के RH कारक मौजूद होते हैं। RH कारक के आधार पर मैं आपको एक बता देता हूं उदाहरण कि किसी महिला, अगर कोई गर्भवती माता है, उस गर्भवती माता है उसका जो रुधिर वर्ग है RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और उसके गर्भ में पल रहे शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो RH पॉजिटिव है। प्रथम प्रसवावस्था में जब उस माता के प्रथम शिशु होने वाला है उस समय की अपन बात करें तो अगर किसी कारण से प्रसव काल के दौरान माता का जो RH नेगेटिव है, उस माता का रुधिर और शिशु का रुधिर अगर मिल जाए तो एक समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है? जो RH नेगेटिव जो माता है उसके रुधिर से जब RH पॉजिटिव शिशु का रुधिर मिलता है तब वो RH जो कारक है वो माता के ब्लड में भी एंटीबॉडी उत्पन्न कर देता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है।
उस प्रतिरक्षी के कारण प्रथम प्रसव तो सामान्य हो जाता है, पहला प्रसव है ना वो तो इजीली हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन द्वितीय जब शिशु होता है सेकेंड टाइम में, तब उस माता के जो ब्लड के अंदर रुधिर के थक्के टाइप गांठें बन जाती है और उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है। उस दौरान शिशु की भी मृत्यु होने की संभावना रहती है। अगर मृत्यु नहीं होती है तो शिशु कमजोर हो जाता है, ठीक है, कुपोषित हो जाता है। तो इस प्रकार इस बीमारी को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है रक्ताणुकोरकता। रक्ताणुकोरकता। कोरकता, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब द्वितीय प्रसव के समय माता के प्रसव काल के 24 घंटे के भीतर एक प्रतिरक्षी का टीका लगा, एंटी प्रतिरक्षी IgG एंटी प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ये समस्या हल हो जाती है। जो एंटीबॉडीज बन जाती है इसके विपरीत उसके प्रतिरक्षी, जो एंटीबॉडी के विपरीत प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है उस टीके के कारण, ठीक है। उसको कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी, उसको कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रुधिर वर्ग क्या होता है। रुधिर वर्ग का समूहीकरण, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिजन और प्रतिरक्षी कौन कौन से रुधिर वर्गों में उपस्थित होते हैं। और एक विशेष प्रश्न बनता है यहाँ से, रक्ताणुकोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक बीमारी क्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम वापस उपस्थित होते हैं आपके सामने। अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास में तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।